अगली बार आप किसी दुकान पर 2100 का सामान खरीदे, मोबाइल निकाले, क्यूआर कोड स्कैन करें और दुकानदार आपसे कह दे कि यूपीआई से पेमेंट करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपीआई हमारे लिए उतना ही सामान्य हो चुका है जितना जेब में कैश रखना कभी हुआ करता था। भारत में यूपीआई के आए हुए एक दशक बीत चुका है। शुरुआत में लोग इसके इस्तेमाल में हिचक रहे थे, पर धीरे धीरे सिस्टम सबको समझ में आया और फिर नोटबंदी हो गई, कोरोना आ गया और इस समय में यूपीआई लेन देन का सबसे सुलभ विकल्प बन गया। उसके बाद यूपीआई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज यूपीआई एक जरूरत के साथ साथ आम आदमी की मजबूरी भी बन गई है। 10 रुपए की चाय हो, 50 रुपए का गोलगप्पा हो, किराने का सामान हो या लाखों रुपए की खरीद, फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसा ट्रांसफर। लेकिन अब इसी मुफ्त यूपीआई को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई और सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में यूपीआई पेमेंट पर भी चार्ज लग सकता है। यह मामला तब गरमाया जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार यूपीआई पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और अगर ऐसा हुआ तो इसका बोझ आखिरकार आम ग्राहक के जेब तक पहुंचेगा। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है क्योंकि एमडीआर ग्राहक से नहीं बल्कि मर्चेंट यानी कि कारोबारी से लिया जाता है। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा ग्राहक देगा या फिर दुकानदार। असली सवाल यह है कि जिस यूपीआई ने भारत के भुगतान का पूरा सिस्टम बदला, उसे चलाने का खर्च जो हो रहा था, आखिर उसको कौन देगा। इन सबसे पहले यह समझते हैं कि हुआ क्या है। 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ, जिसने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में बदलाव किया है। आसान भाषा में कहें तो अभी तक कुछ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, खास करके यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड, जीरो चार्ज वाली व्यवस्था के तहत सुरक्षित रहे। जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर लागू है, यानी दुकानदार को यूपीआई पेमेंट लेने के लिए अलग से एमडीआर नहीं देना पड़ता है। सरकार ने यह कदम इसीलिए उठाया था ताकि डिजिटल पेमेंट और तेजी से फैले। छोटे दुकानदार भी बिना किसी डर के क्यूआर कोड लगाए और लोग कैश की जगह फोन से पेमेंट करने की आदत डालें और ये योजना जबरदस्त तरीके से सफल भी हुई। आज शहरों के बड़े मॉल से लेकर के गांव की छोटी दुकान तक, सब्जी वाले से लेकर के ऑटो ड्राइवर तक यूपीआई मौजूद है। लेकिन नए कानूनी बदलाव के बाद सरकार के पास भविष्य में अलग अलग डिजिटल पेमेंट या अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए नियम बनाने की ज्यादा गुंजाइश हो सकती है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस बिल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि 2000 से ऊपर यूपीआई पेमेंट करते ही ग्राहक से चार्ज लेना पड़ेगा। 2000 की सीमा भी सीधे इस कानून में तय नहीं की गई है। यानी फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि आपने 2100 रुपए का भुगतान अगर कर दिया तो तुरंत आपकी जेब से अतिरिक्त पैसा कट जाएगा। 2000 वाली चर्चा उन संभावित मॉडलों से जुड़ी है जिन पर सरकार और पेमेंट इंडस्ट्री के स्तर पर बात होने की खबरें सामने आई है। पर विचार यह है कि छोटे दुकानदार और छोटे पेमेंट को छेड़े बिना बड़े कारोबारी और बड़े ट्रांजैक्शन से सिस्टम से कुछ लागत निकाली जाए और इसके पीछे एक दिलचस्प आंकड़ा है। 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन संख्या के हिसाब से कुल जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन पैसे की कुल वैल्यू में उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। यानी यूपीआई पर 100 से 200 रुपए खर्च करने वाले आम लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन असली बड़ी रकम बड़े पेमेंट में घूम रही है। ऐसे में सरकार के सामने एक विकल्प यह हो सकता है कि छोटे दुकानदार और आम ग्राहक पहले की तरह सुरक्षित रहें, जबकि बड़े मर्चेंट कुछ फीस दे दें। पर अब यहां यह समझना जरूरी है कि एमडीआर होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी दुकान पर कार्ड से 10,000 का सामान खरीदा, तो कोई कार्ड पेमेंट में दुकानदार को पूरे 10,000 ट्रांजेक्शन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने वाला सिस्टम एक छोटी सी फीस काट लेता है। इसी फीस को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर कहते हैं। इसका पैसा ग्राहक से सीधे नहीं बल्कि मर्चेंट से लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड में यह फीस आमतौर पर यूपीआई से अलग व्यवस्था के तहत पहले से मौजूद है, पर यूपीआई की खासियत यही थी कि इसमें एमडीआर जो है वो शून्य था और इसी वजह से ये छोटे कारोबारियों के बीच बिजली की रफ्तार से फैला। लेकिन अब समस्या यह है कि यूपीआई हमारे लिए भले ही मुफ्त हो, उसे चलाना कभी मुफ्त नहीं है। जुलाई 2026 में यूपीआई पर 23 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए और इसके जरिए 30 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। इतनी विशाल व्यवस्था सिर्फ क्यूआर कोड या फिर मोबाइल ऐप से नहीं चलती है। इसके पीछे बैंकों के सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने की तकनीक, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम और नेटवर्क है। हजारों लोगों की टेक्निकल टीम काम करती है और जैसे जैसे यूपीआई बढ़ेगा, इसकी सुरक्षा और तेजी से इसको बनाए रखने के लिए खर्च भी बढ़ेगा। यही सरकार और पेमेंट कंपनियों की दलील
यहीं पे शुरू होती है। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? सरकार अब तक इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देती रही, लेकिन पेमेंट इंडस्ट्री लंबे समय से कहती रही है कि हमेशा जीरो एमडीआर पर इतनी बड़ी व्यवस्था चलाना मुश्किल है। आरबीआई भी 2022 में पेमेंट सिस्टम की लागत और चार्ज को लेकर के चर्चा शुरू कर चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता भी पूरी तरह से बेवजह नहीं है। सरकार कह सकती है कि चार्ज ग्राहक से नहीं बल्कि बड़े मर्चेंट से लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मर्चेंट उस लागत को चुपचाप खुद झेल लेगा? कोई बड़ा रिटेलर अपनी कीमत में थोड़ा इजाफा कर सकता है, कोई कन्वीनियंट फी के नाम पर अतिरिक्त पैसा मांग सकता है, कोई दूसरा तरीका निकाल सकता है। यानी कागज पर चार्ज मर्चेंट पर ही होगा, लेकिन उसका असली हिस्सा अप्रत्यक्ष तरीके से ग्राहकों तक पहुंचने की आकांक्षा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इसी बहस की सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। या तो सरकार उठाए, बैंक उठाए, कारोबारी उठाए या फिर पूरे सिस्टम में इसे बांटा जाए। फैसला इसी पर होना है। इन सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर भी चर्चा है। यूपीआई और रुपए की तेजी ने भारत में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी कार्ड कंपनियों के सामने मजबूत घरेलू विकल्प खड़ा किया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की तरफ से भारत की डिजिटल पेमेंट नीति को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे और कुछ विशेषज्ञ इसे भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से भी जोड़ रहे हैं। जो भी हो, लेकिन यहां सरकार को बेहद सावधानी से फैसला लेना होगा, क्योंकि यूपीआई केवल पेमेंट का तरीका नहीं रह गया है, यह लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुका है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई अंतिम नियम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बहस बिल्कुल असली है और आने वाले समय में इसका फैसला भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम की दिशा और दशा तय करेगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।